आइए एक बार फिर मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th के लेसन 1 का चौथा वीडियो पढ़ने के लिए जा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे जो पाठ्यगत प्रश्न पृष्ठ संख्या 9 के। देखिए प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। याद करो केल्विन में दिया है, सेल्सियस में बदलना है। आपको मैं बता दूं कि पूरे जो सवाल इसमें आप एक में हल करेंगे उसमें जो सूत्र आप लगाएंगे के बराबर 273 प्लस सी। तो ये सूत्र आपको यूज करना है के बराबर 273 प्लस सी। तो निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले 300 केल्विन है, 273 केल्विन है। तो के बराबर सी प्लस 273। तो आप जरा देखिए हमें क्या निकालना है, केल्विन में दिया है तो आप सी को सही रखेंगे, 273 के इधर लेकर आएंगे तो माइनस होगा ना, के माइनस 273। तो के माइनस 273 के जगह पर 300 में से 273 घटा देंगे, 27 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो 27 डिग्री सेल्सियस आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग देखते हैं। 2 नंबर में इसमें कहता है के का मान 573 दिया है। तो फिर जो सूत्र होता है के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। से निकालना है तो 273 की इधर कर देंगे तो के माने 273। के का मान है 573 माने 273। 573 में से 273 घटा देंगे तो 200 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो जो सी का मान होगा 200 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। चलिए कहता है कि निम्नलिखित ताप पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। निम्नलिखित ताप पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। जो फर्स्ट है 250 डिग्री सेल्सियस, जो सेकेंड है 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक 250 डिग्री सेल्सियस है और एक 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। आप जानते हो कि 100 से अधिक जब होगा ना तो वह जो आपका जल होगा वह गैस अवस्था में बदल जाता है। तो 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो जल होगा गैसीय अवस्था में हो जाएगा। दूसरा 100 डिग्री ताप पर जल द्रव तथा गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। द्रव में भी रहेगा और गैसीय अवस्था में भी रहेगा। आइए क्वेश्चन 3 के पास चलते हैं। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। अच्छा एक बात समझ रहे हैं ना, कहता है किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या होता है, द्रव से गैस में बदलना या गैस से द्रव में बदलना, ये बात होती है। तो क्या होता है, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर वह एक निश्चित ताप पर अवस्था में परिवर्तन करके दूसरी भौतिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अब इसका ताप स्थिर रहता है क्योंकि अब समस्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में काम आती है तथा यह तब तक रहता है जब तक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूर्ण रूप से न बदल जाए। ऐसे ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इसको भी हम लोग बता सकते हैं। प्रश्न 4 के पास हम लोग चलते हैं। 4 नंबर कहता है कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। जो वायुमंडलीय गैस हैं, जैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडलीय गैस का मतलब जो वायुमंडल में पाया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है वायुमंडल में, ऑक्सीजन पाया जाता है वायुमंडल में, सब वायुमंडलीय गैस होते हैं। तो वायुमंडलीय गैस को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो आप कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। ताप कम करके और दाब बढ़ाकर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन किया जा सकता है। वायुमंडलीय गैस के ऊपर ऊंचाई पर ताप कम होने के कारण गैस संघनित होकर बादलों में बदल जाते हैं जो द्रव की छोटी छोटी बूंदों से मिल करके बना होता है। तो ये चीज़ भी आप बता सकते हैं। उसके बाद से एक होता है पाठ्यगत प्रश्न पृष्ठ संख्या 11 पर चलते हैं। देखिए गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो देखते हैं इसका उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं कि कूलर के आधार में एक पानी भरने का बर्तन होता है। याद होगा आपको कि कूलर के आधार में एक पानी भरने का बर्तन होता है। घनाकार बर्तन के एक फलक पर पंखा लगाया जाता है। यह अन्य 3 फलकों पर घास की चटाई, उन पर एक युक्ति का प्रयोग कर पानी गिराया जाता है।
पंखा बाहरी हवा को अंदर खींचता है और पानी का वाष्पन होता है, जिसके लिए वह उष्मा अंदर आने वाली हवा से ग्रहण करता है और हवा ठंडी हो जाती है, बता सकते हैं। उसके बाद से गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? मिट्टी से बने घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और छिद्र होते हैं। आगे कुछ और बातें बता सकते हैं, जिनमें घड़े में भरा पानी रिस कर बाहर आ जाता है तथा वायुमंडल के गर्म वायु के संपर्क में आकर वाष्पीकृत हो जाता है। जल के वाष्प में परिवर्तन होने के लिए वह आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा घड़े के भीतर वाले जल से प्राप्त होती है। इससे घड़े के भीतर उपस्थित जल ठंडा हो जाता है। तो हमने देखा कि जो घड़े में आप जल रखते हैं वो ठंडा क्यों होता है। तो घड़े में जल रखते हैं तो घर में बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिससे जो पानी होता है वह घिस करके बाहर जाने लगता है और जिसके कारण जो घड़ा होता है ठंडा हो जाता है। उसके बाद से प्रश्न 3 के पास हम लोग चलते हैं। कहता है कि एसीटोन, पेट्रोल और ईंट डालने पर हमारे हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो ये 3 नंबर है। एसीटोन या पेट्रोल या ईंट जब डालने पर हमारे हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो आपका जो आंसर बता सकते हैं कि एसीटोन या पेट्रोल या ईंट शीघ्रता से वाष्पीकृत हो जाते हैं। जब इन पदार्थों को हथेली पर डाला जाता है तो हथेली से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं तथा वाष्पीकृत हो जाते हैं। ऊर्जा के हाथ से हमारी हथेली ठंडी हो जाती है, बता सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। तो बता सकते हैं कि वाष्पीकरण या वाष्पन एक सतही प्रक्रिया है। और देख रहे हैं ना, वाष्पीकरण या वाष्पन एक सतही मान सतह पर, सतह का मतलब जैसे बेंच वगैरह जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसी कहते हैं। सतही प्रक्रिया है। प्लेट के खुली सतह का क्षेत्रफल कप के क्षेत्रफल से अधिक होता है। देखते हैं ना, अरे प्लेट जो होता है बड़ा होता है, प्लेट जो होता है उसकी क्षेत्रफल यानी बड़ा है तो कप का बहुत छोटा होता है, तो ये क्षेत्रफल अधिक होता है। वही बात होता है कि जो खुली सतह का क्षेत्रफल कप के क्षेत्रफल से अधिक होता है, यानी जो खुली क्षेत्रफल होता है जो ये है बर्तन का, अतः प्लेट में दूध या चाय का वाष्पीकरण कप की अपेक्षा तेज़ी से होता है। माने जो आपका प्लेट होता है इसमें जो आपके चाय होता है या दूध होता है गर्म होता है, उसके ऊपर जब हवा पड़ता है तो उसको जल्दी से ठंडा हो जाता है, यानी जल्दी से वाष्पीकृत हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। इसलिए हमें कप प्लेट से चाय या दूध को जल्दी पी लेते हैं, जबकि जो प्लेट होता है जो कप होता है उसमें अधिक समय लगता है। अच्छा, प्रश्न 5 में भी आप देख रहे हैं। प्रश्न 5 कहता है कि गर्मियों में हमें सूती जो वस्त्र होते हैं, ये प्रश्न आप देख ही रहे हैं, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। याद होगा जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हमें किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए। तो बता सकते हैं कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए। पसीने के वाष्पीकरण के दौरान पसीना हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर ठंडा हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में पसीने का अवशोषण अधिक होता है, इसीलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा राहत मिलती है जब हम लोग हल्के कपड़े या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं, तो हमें गर्मियों से बहुत अधिक राहत मिलती है। तो आपने देखा कि गर्मियों से बहुत अधिक राहत मिलती है, इसके लिए हमें गर्मियों में सफ़ेद और जो सूखी हुई कपड़े पहनना चाहिए। एक और प्रश्न आता है कि बरसात के दिनों में जो गिलास वगैरह होते हैं इसमें पानी भरा होता है, तो गिलास के बाहरी सतह पर छोटे छोटे जल के बूंदे दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो आप इसको ही बता सकते हैं कि जब बहुत अधिक जाड़ा का मौसम आता है तो जाड़ा के मौसम में जो गिलास में अगर पानी अगर रखते हैं तो बाहर के वो जो ताप होता है बहुत कम होता है, जिसके कारण जो गिलास होते हैं उसके सतह पर जो होता है ना जल के छोटे छोटे बूंदे आकर के इकट्ठा हो जाता है। तो ये चीज़ भी आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो में पाठ्यक्रम जितने प्रश्न थे उसको हम लोगों ने हल किया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे,
बाकी जो आपके अभ्यास प्रश्न होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।